क्राइम डेफिनेशन एंड इसेंशियल एलिमेंट। ठीक, तो एक क्रिमिनल लॉ के एक विद्वान हैं, उनका नाम है रसेल। रसेल कहते हैं टू डिफाइन ए क्राइम इज ए टास्क which so far has not been satisfactorily accomplished by any writer। रसेल के अकॉर्डिंग अपराध को परिभाषित करना एक ऐसा कृत्य है जो अभी तक किसी भी राइटर द्वारा, किसी भी लेखक द्वारा संतोषजनक रूप से नहीं किया जा सका। मतलब टू डिफाइन ए क्राइम इज वेरी टफ टास्क। अपराध को परिभाषित करना बहुत ही कठिन काम है, और रसेल कहते हैं कि ये ऐसा कार्य है जो अभी तक किसी भी राइटर द्वारा सेटिस्फैक्टरली वे में नहीं किया जा सका, मतलब संतोषजनक रूप से नहीं किया जा सका। मतलब डिफरेंट राइटर्स ने ट्राई किया है क्राइम को डिफाइन करने का, लेकिन कोई भी राइटर अभी तक क्राइम की एक सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन नहीं दे सका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्राइम को समझना चाहते हैं तो किसी एक डेफिनेशन से हमारा काम नहीं होने वाला है, हमको क्राइम की अलग अलग डेफिनेशन डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर राइटर ने किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच से क्राइम को डिफाइन किया हुआ है, और उनमें से कोई भी एक परिभाषा ऐसी नहीं जो क्राइम के सारे एस्पेक्ट्स को डील करती हो। आगे रसेल कहते हैं इनफैक्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस आर बेसिकली द क्रिएशन ऑफ द क्रिमिनल पॉलिसी। क्रिमिनल ऑफेंसेस जो आपराधिक अपराध हैं वो क्रिमिनल पॉलिसी का रिजल्ट है, क्रिमिनल पॉलिसी से सृजित किए जाते हैं। मतलब जो अपराध नीति है उसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। एडॉप्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो समय समय पर एडॉप्ट की जाती है बाय दोज सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, समाज के उस वर्ग द्वारा हु आर पावरफुल आर एस्ट्यूट इनफ, जो इतने शक्तिशाली या साधन संपन्न हैं, टू सेफगार्ड देयर ओन सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, जो इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी और अपने कंफर्ट को, अपनी सुरक्षा और अपने आराम की व्यवस्था कर सकते हैं बाई काजिंग। और किस तरीके से करते हैं? अपने ओन एफर्ट से नहीं, बाई काजिंग द सॉवरेन पावर इन द स्टेट, जो राज्य में संप्रभु शक्ति है उसको टू रिप्रेस द कंडक्ट which they feel danger, जिसके बारे में उनको लगता है कि उनकी पोजीशन को इंडेंजर कर सकता है, ऐसे एक्ट्स को वो सॉवरेन पावर द्वारा रिप्रेस करवाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समाज में हमेशा एक तबका होता है जिसका कि जो शासक वर्ग है उस तक पहुंच होती है, और जो उस तबके के समाज के उस तबके के हितों के विरुद्ध जो कार्य हैं उन्हीं को अपराध डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये रसेल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि क्राइम के डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कोई भी एक्ट जो अभी क्राइम है वो जरूरी नहीं कि हमेशा क्राइम ही हो। अगर आज वो उस सोसाइटी के उस तबके का जो कि सॉवरेन पावर पे अपना इफेक्ट रखता है, अगर उसके इंटरेस्ट को एडवर्सली इफेक्ट करता है तब वो क्राइम रहती है। टाइम बीइंग, अगर वो समय के साथ साथ अगर वो समाज के उस तबके का जो कि इतना पावरफुल और साधन संपन्न है कि सॉवरेन पावर तक उसकी पहुंच है, मतलब जो रूलिंग क्लास है उस तक उसकी पहुंच है, तो अगर उसके हितों के कोई बात विरुद्ध नहीं रह गई तो फिर वो ऑफेंस नहीं रह जाती या क्राइम नहीं रह जाती। तो रसेल का ये कहना है कि क्राइम कोई भी पर्टिकुलर एक्ट क्या है, क्राइम कब है, ये उस पर्टिकुलर स्टेट की क्रिमिनल पॉलिसी डिसाइड करेगी। क्रिमिनल पॉलिसी के अंतर्गत जिन ऑफेंसेस को क्राइम डिक्लेयर कर दिया, जिन एक्ट्स को क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाते हैं। और वो कैसे एक्ट्स होते हैं? वो जो रूलिंग क्लास है, जो उसके रूलिंग क्लास या जो रूलिंग क्लास पे प्रभाव रखने वाला वर्ग है उसके हितों के विरुद्ध जो कार्य है उसी के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था कर दी जाती है और वो क्राइम बन जाता है। और जब वही पर्टिकुलर एक्ट उस वर्ग के हितों के विरुद्ध नहीं रह जाता है तब वो क्राइम नहीं रह जाता है, मतलब वो क्राइम होना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि क्राइम के डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती। कोई एक पर्टिकुलर एक्ट जरूरी नहीं कि वो हमेशा क्राइम ही रहे। आज की डेट में वो क्राइम हो सकता है लेकिन कल को हो सकता है वो क्राइम ना रह जाए। ये रसेल कहते हैं। ठीक, क्राइम को अगर आप और आगे देखें
तो क्राइम को डिफाइन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंटरेस्ट राइट तब कहलाता है जब इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ, मतलब कोई भी हित जो विधि द्वारा रक्षित है वो राइट कहलाता है। और जिन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए क्रिमिनल सैंक्शन या प्यूनिटिव मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, उन राइट्स का वायलेशन क्राइम कहलाने लगता है। मतलब ये हुआ कि जैसे पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, उसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है तो ये उसका राइट बन गया। अब उस राइट के वायलेशन के लिए अगर रेमेडी क्या है, डैमेजेस है या कोई सिविल रेमेडी है, तब वो सिविल रॉन्ग कहलाएगी, क्राइम नहीं कहलाएगी। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका राइट ये बनता है कि वो दूसरा व्यक्ति जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करे या उस प्रॉमिस को परफॉर्म करे जो उसने उसके साथ किया हुआ है। अब जबकि वो व्यक्ति अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता है तो क्या रेमेडी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको डैमेजेस की रेमेडी अवेलेबल है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाकर के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। तो ये क्या है, अभी ये सिविल रॉन्ग है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर राइट के वायलेशन के लिए जो सैंक्शन है वो प्यूनिटिव मेजर अगर है, अगर उसके लिए दंड की व्यवस्था है तो हम उसको क्राइम कहेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति का ये राइट है कि वो अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके, अब उसकी कंसेंट के बिना कोई व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी को अगर उठा ले जा रहा है तो वो क्या है, ये उसके राइट का वायलेशन है। अब उसके लिए अगर पनिशमेंट की व्यवस्था कर दी गई है, जैसा कि 379 आईपीसी का कहता है कि अगर डिसऑनेस्टली कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजेशन से बाहर ले जाता है बिना उसकी कंसेंट के, तो ये थेफ्ट है। ठीक, 378 में डेफिनेशन दे दी गई। अब 379 ये कहता है कि जो कोई चोरी करेगा, whoever commits theft shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years, जो 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। तो अब ये एक्ट क्या है, अब ये एक्ट क्राइम हो गया। क्राइम इसलिए हो गया कि इस राइट को, किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अन्य लोग ना ले जाएं बिना उसकी कंसेंट के, उसका राइट है। इस राइट के वायलेशन के लिए जो सैंक्शन इंपोज किया गया है, इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सैंक्शन इंपोज किया गया वो क्या है, क्रिमिनल लॉ रेमेडी है। ठीक, पनिशमेंट की व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए थेफ्ट क्राइम की डेफिनेशन में आता है। ठीक, अब इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे क्राइम की। तो क्राइम की जो मोस्ट रिफर्ड डेफिनेशन है वो है ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन। ब्लैकस्टोन कहते हैं एन एक्ट कमिटेड आर ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ ए पब्लिक लॉ आइदर फॉरबिडिंग आर कमांडिंग इट इज ए क्राइम। ठीक, क्राइम एक ऐसा एक्ट है, अपराध एक ऐसा कार्य है विच इज कमिटेड आर ओमिटेड। कमिट करना मतलब कोई कार्य जो करने के लिए आपको प्रोहिबिट किया गया था उसको आप करते हैं, ये कमीशन हो गया, तो कार्य भी अपराध है। ओमिशन का मतलब लोप है, जिस कार्य को करना विधि करने के लिए आप विधि द्वारा आबद्ध हैं उसको आप नहीं करते हैं, तब ओमिशन भी, लोप भी गलत है, वो भी रॉन्ग है। तो ये है एन एक्ट कमिटेड आर ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। अगर लोक विधि के वायलेशन में, लोक विधि के उल्लंघन में कोई कार्य किया जाता है या कोई लोप किया जाता है तो वो क्राइम हो, उसको फॉरबिड करता है या कमांड करता है। मतलब ये कि अगर पब्लिक लॉ ने किसी कार्य को फॉरबिड किया है, मतलब किसी कार्य को करने से मना किया हुआ है, तो वो उसको आप करते हैं तब वो क्राइम है। या अगर पब्लिक लॉ किसी एक्ट को कमांड करता है, अगर किसी व्यक्ति को पब्लिक लॉ के अंतर्गत कुछ करने के लिए कहा गया है और वो उसका ओमिशन करता है, तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी क्राइम है। ये ब्लैकस्टोन कहते हैं। तो ब्लैकस्टोन का क्राइम को पब्लिक लॉ के अगेंस्ट किया गया एक कमीशन या ओमिशन के रूप में डिफाइन करते हैं। दूसरी डेफिनेशन, आप लोग कोई बुक पढ़ेंगे तो उनमें ये सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगे। ठीक, तो नोट्स बनाना है तो आप बुक से उसको नोट कर सकते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस नहीं नोट करनी है, यही जो 2-3 मैं डेफिनेशंस बता दे रहा हूँ इन्हीं को नोट कर लेना पर्याप्त है। ठीक,
फिर जॉन ऑस्टिन क्राइम को डिफाइन करते हैं। जॉन ऑस्टिन कहते हैं ए रॉन्ग विच इज परसूड बाय द सॉवरेन आर हिज सबऑर्डिनेट इज ए क्राइम। अब जॉन ऑस्टिन एक अलग अप्रोच से क्राइम को डिफाइन करते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे सिविल लॉ रेमेडी क्या होती है, किसी व्यक्ति के प्राइवेट राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए रेमेडी सीख करने कौन जाता है, उसके लिए रेमेडी सीख करने वो पर्टिकुलर पर्सन जाएगा और रेमेडी सीख करेगा, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि रॉन्ग कोई ऐसा अपकृत्य या कोई ऐसा गलत कार्य विच इज परसूड बाय द सॉवरेन और हिज सबऑर्डिनेट, जिसके लिए रेमेडी सीख कौन करता है, सॉवरेन या उसके सबऑर्डिनेट्स, मतलब जो जिन कार्यों के लिए संप्रभु शक्ति किसी व्यक्ति को परसू करती है, जिनके लिए संप्रभु शक्ति किसी व्यक्ति को इन्फोर्स कराने जाती है, वो क्राइम है। ये कह रहे हैं रॉन्ग विच इज परसूड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजर्ड पार्टी, और ऐसी कोई गलती जिसके लिए इंजर्ड पार्टी न्यायालय जाती है एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स इज ए सिविल इंजरी, जिनके लिए कोई प्राइवेट पार्टी जाती है या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं कोर्ट, वो क्या हो गई, वो सिविल इंजरी हो गई। तो यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं ना, क्राइम इज एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ठीक, तो वहां पे क्या होता है, जब कोई क्राइम कमिट होता है, जैसे आप देखेंगे कोई क्राइम कमिट होता है, कोई व्यक्ति जाता है और FIR लॉन्च करवाता है या पुलिस को वैसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो CRPC का सेक्शन 156 पुलिस को ये अथराइज करता है कि वो बिना न्यायालय की अनुमति के भी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल है तो कोर्ट की परमिशन से करेगी, लेकिन वहां पे कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पुलिस मशीनरी इन्वेस्टिगेशन कर रही। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो चार्ज भेजती है, सबूत कौन इकट्ठा कर रहा है, पुलिस मशीनरी जो स्टेट का ऑर्गन है। वहां पे प्रोसिक्यूशन कौन कर रहा है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कर रहा है, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेमेडी कौन सीख कर रहा है, यहाँ पे रेमेडी या यहाँ पे मामले की पैरवी न्यायालय में कौन कर रहा है, यहाँ मामले की पैरवी सॉवरेन कर रहा है या उसके सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, मतलब स्टेट कर रहा है, तो इसको हम क्रिमिनल रॉन्ग बोलेंगे। और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या है, सोसाइटी थोड़ा ना जाएगी, स्टेट थोड़ी ना जाएगा, जिसके अगेंस्ट ब्रीच हुई है, जो प्रॉमिसर या प्रॉमिसी है, वो कोर्ट जाता है और वो मामले की पैरवी करता है, तो उसको ये कह रहे हैं कि ये सिविल रॉन्ग। इसी रेफरेंस में केनी भी डिफाइन करते हैं क्राइम को। क्राइम कहते हैं, केनी कहते हैं क्राइम्स आर रॉन्ग whose sanction is punitive। क्राइम्स अपराध वो दोषपूर्ण कृत्य है, whose sanction is punitive। सैंक्शन का मतलब होता है कोई ऐसी पावर या कोई ऐसा फोर्स जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है या किसी कार्य को ना करने पर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन्हीं को हम सैंक्शन कहते हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई दोषपूर्ण कृत्य जिसके करने पे सैंक्शन क्या है, जिसके करने पे जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होने वाला है, इज प्यूनिटिव, जिसके लिए पनिशमेंट मिलता है। मतलब ऐसा कोई कार्य जिसको अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। और आगे ये कहते हैं एंड इज इन नो वे रिमिसिबल बाय एनी प्राइवेट पर्सन, और जिसके लिए कोई प्राइवेट पर्सन क्षमा नहीं कर सकता है, मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति क्षमादान नहीं दे सकता है, बट इस रिमिसिबल बाय क्राउन एलोन, जिसके लिए क्राउन अकेले, वहां पे इंग्लैंड में क्राउन क्या था, क्राउन स्टेट का हेड होता था, तो ये कहते हैं जिसके लिए क्राउन एलोन ही रिमिट कर सकता है। जैसे ऑफेंसेस के मामले में आप देखेंगे, हम जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पढ़ते हैं तो क्या है, बहुत ज्यादा ऑफेंसेस नहीं जिनमें कंपाउंड हो सकता है, ठीक। तो कुछ उसमें ऐसे हैं कि जिसमें पार्टी स्वयं कंपाउंड कर सकती हैं, और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें पार्टीज कोर्ट की कंसेंट से कंपाउंड कर सकती हैं, लेकिन बाकी उनको छोड़ दिया जाए, सेक्शन 320 में जो ऑफेंसेस मेंशन्ड है उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी के ऑफेंसेस क्या है, वो कंपाउंडेबल नहीं है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बहुत लिमिटेड ऑफेंसेस हैं। तो ये कह रहे हैं जिन कार्यों के लिए क्षमा केवल और केवल क्राउन कर सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता है, वो कार्य क्या है, अपराध है। तो यहाँ पे ये जो 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी, उनमें क्या है कि अगर कोई ऐसी रॉन्ग कमिट की जाती है जिसके लिए सैंक्शन पनिशमेंट है, मतलब कोई ऐसा एक्ट जिसको करने पर
या कोई ऐसा ओमिशन जिसको करने पर, मतलब कोई कार्य आपको करने के लिए कहा गया, आप उसको नहीं करते हैं, या कोई कार्य आपको नहीं करने के लिए कहा गया था उसको कर रहे हैं, और उसके बदले में अगर आपको दंड दिया जा रहा है तो वो अपराध है। ये इन डेफिनेशंस का जिस्ट है। इसके अलावा जो क्राइम की नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है, वो एक डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडियन पेनल कोड में दी गई है, और दूसरी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सेक्शन 2N सीआरपीसी में दी गई है। तो आईपीसी में या सीआरपीसी में, मतलब जो इंडियन लीगल सिस्टम में पर्टिकुलर वर्ड रिफर किया गया है वो है ऑफेंस। ठीक, और ऑफेंस इसलिए कि जब आईपीसी ड्राफ्ट हो रही थी तो उस समय लॉर्ड मैकाले ने ऑफेंस शब्द का इस्तेमाल किया। आईपीसी में विलिंगली क्राइम की जगह ऑफेंस शब्द यूज किया गया था, तब इसलिए हम परंपरागत रूप से ऑफेंस वर्ड यूज करते आ रहे हैं। और क्राइम की जगह ऑफेंस वर्ड यूज करने का कारण ये था कि तब तक क्राइम शब्द की परिभाषा थोड़ा वेग हो चुकी थी, तो वहां पे क्राइम उन एक्ट्स को भी कहा जाता था जो कि जिनके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था थी, जिनके लिए लॉ था, उनको भी कहते थे। और वैसे भी वो एक्ट्स जिनके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं थी लेकिन फिर भी वो सोसाइटी को अफेक्ट करते थे, उनको रॉन्गफुल माना जाता था, उनको भी क्राइम लोग कह देते थे। तो क्राइम थोड़ा वेग टर्म हो चुका था, इसलिए लॉर्ड मैकाले को लगा ये कि क्राइम यूज न करके ऑफेंस शब्द यूज करना ज्यादा उचित है, इसलिए उन्होंने ऑफेंस वर्ड यूज किया। तो ऑफेंस का कोई इसी सेंस में यूज किया जाता है कि ऑफेंस क्या है, जो किसी लॉ द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया वो ऑफेंस है। तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 40 इंडियन पेनल कोड का कहता है एन ऑफेंस डिनोट्स ए थिंग मेड पनिशेबल बाय द कोड। ऑफेंस से तात्पर्य या अपराध, हिंदी में दोनों के लिए अपराध यूज किया जाता है। ठीक, अपराध से तात्पर्य किसी ऐसे कार्य से है जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई, मतलब जो कार्य दंडनीय बना दिया गया है वही अपराध है। तो अगर हम ब्लैक स्टोन की क्राइम की डेफिनेशन को लेकर के चलें, या सेक्शन 40 में ये जो ऑफेंस की डेफिनेशन लेके चले, तो इसमें क्या है, पनिशमेंट है, तो वो कहते हैं क्राइम है, इधर ये कहता है कि ऑफेंस है। तो इसलिए क्राइम और ऑफेंस में बहुत अंतर नहीं है, केवल अंतर इतना सा है कि क्राइम एक वाइडर टर्म है और ऑफेंस नैरोवर टर्म इस सेंस में है कि जो स्टैट्यूटरी लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड एक्ट कर दिए गए हैं उनको ऑफेंस ये डिनोट कर रहे हैं। बाकी अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम में क्या होता है, क्राइम के हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग है, इंजरी है, एक्टर सीरियस है, मेंस रिया है, क्राइम हो गया। अब वहां पे वो ये नहीं कहता ना कि पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ है, और ऑफेंस को ये इस सेंस में कह रहे हैं कि अगर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ है तब ऑफेंस है। तो क्राइम और ऑफेंस में ऐसा कोई बहुत शार्प डिफरेंस नहीं, केवल इतना सा डिफरेंस है कि वो एक वाइडर टर्म है, ये थोड़ा इसको स्पेसिफिक कर दिया गया कि जो लॉ द्वारा पनिशेबल बना दिया गया वो क्राइम है, वो ऑफेंस है। तो क्राइम और ऑफेंस ओवरलैपिंग टाइप के कंसेप्ट हैं, आप कह सकते हैं। तो सेक्शन 40 ये कहता है एन ऑफेंस इज ए थिंग मेड पनिशेबल बाय द दिस कोड, मतलब जिन कार्यों को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, जिन कार्यों के लिए दंड की व्यवस्था कर दी गई है वो ऑफेंस है, ये कहना है सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी का। इसके अलावा अगर हम डेफिनेशन देखें तो सीआरपीसी के सेक्शन 2N में भी क्राइम को डिफाइन किया गया है, और सीआरपीसी का सेक्शन 2N कहता है ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बाकी सेकंड पार्ट है जो कैटल ट्रेसपास एक्ट की बात करता है, वो हमारे लिए यहाँ पे उतने महत्व का नहीं है। ये पहला वाला लाइन हमारे महत्व का है कि ये कहता है ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ऑफेंस से तात्पर्य, अपराध से तात्पर्य किसी भी कार्य या लोभ से है जो कि तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। तो विधि जिन कार्यों को दंडनीय बनाती है वो सारे अपराध। अब यहाँ पे अगर हम आईपीसी में जो डेफिनेशन है और सीआरपीसी में जो डेफिनेशन है अगर उसकी तुलना करते हैं तो आईपीसी में कहता है विच इज मेड पनिशेबल बाय दिस कोड, मतलब जिसको आईपीसी पनिशेबल बनाती है
वो ऑफेंसेस, वो एक्ट्स ऑफेंस है। और यहाँ पे सीआरपीसी के सेक्शन 2N में जो डिफिनीशन दी गई है वो ये कहती है कि offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force। मतलब किसी भी विधि द्वारा जो तत्समय प्रवृत्त है, मतलब जबकि वो कार्य किया गया है उस समय जो विधि प्रभाव में है उसके द्वारा दंडनीय कोई भी कृत्य अपराध है, ऑफेंस है। ये सीआरपीसी की डेफिनेशन है। तो अगर आईपीसी और सीआरपीसी में जो डेफिनेशन दी गई है उन दोनों की तुलना करें तो ये जो सीआरपीसी की डेफिनेशन है ये कंपैरेटिवली ब्रॉड